अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। नाज़रीन, कल का जो हमने मौजू रखा था वो भी हमने कोविड के रिलेटेड रखा था कि कोविड की जो सिचुएशन इस वक्त पूरे मुल्क में फैली हुई है, वबा का दौर है, हर इंसान परेशान है, हर इंसान जो है वो इस चीज़ से लड़ रहा है, इस चीज़ को फेस कर रहा है। तो आज भी जो है वो हमारे पास प्रोग्राम के अंदर ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं, ऐसे ही डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। कोविड पर बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आवाम को अवेयरनेस दी जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वैक्सीन से डर रहे हैं, टेस्टिंग से डरते हैं और तमाम चीज़ों से इस वजह से डरने की वजह से वो लोग उसकी तरफ जा नहीं पाते और अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं। और अपने आप को तो ख़तरे में डाल रहे हैं लेकिन साथ साथ अपनी फैमिलीज़ को भी ख़तरे में डाल रहे हैं और इर्द गिर्द के लोगों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। तो प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको अवेयर कर सकें, आप लोग कुछ ना कुछ इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि यहाँ पर बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों के लिए हम ऐसे पॉइंटर्स दें ताकि आप उनको अडॉप्ट कर सकें और अडॉप्ट करने के बाद वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। हमारे साथ आज मौजूद मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर उम्मे हरम उमर मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट, ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक हैं। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम आप दोनों को कि आपने अपना वक्त निकाला। सबसे पहले डॉक्टर आबिद आपकी तरफ आऊँगी। पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, देख रहे हैं पैंडेमिक का दौर है, पैंडेमिक की सिचुएशन है, कोविड-19 हर जगह फैला हुआ है। कोविड-19 की वजह से हर इंसान परेशान है, कभी कभी लॉकडाउन लग जाते हैं, कभी नहीं पता चलता कि सिचुएशन बर्स्ट होती चली जा रही है, कभी केसेस घटने शुरू हो जाते हैं, कभी केसेस एकदम से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आवाम जो है वो बड़ी SOPs की तरफ से है ना बड़ी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि वो मार्केट्स भी निकलती है, पार्टीज़ में भी जा रही है, गैदरिंग्स में भी जा रही है, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। इसके लिए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेसिक क्वेश्चन है ये फर्स्ट डे से ही चल रहा है। इसकी वजह सबसे बड़ा एक है, अभी तक इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एग्जैक्टली अननोन है। ये सब हमारे आपकी रिसर्च है, ये आवाम की रिसर्च है, कुछ साइंटिस्ट की है। देखिए, पहले दिन जब ये आया था शुरू में तो SOPs भी आ गई साथ कि आप डिस्टेंस कर लें, क्राउड में ना जाएं, आप उसमें जो है आप टच नहीं करें चीज़ें। ये अचानक एकदम ये चीज़ें कैसे डिक्लेयर हो गई थी, कोई रिसर्च नहीं हुई थी। आज भी हम उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं। असल में सब चीज़ें अपनी जगह, ये बेसिकली इम्यूनिटी का चक्कर है। आपका डिफेंस मैकेनिज्म, आप 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिसका डिफेंस मैकेनिज्म वीक होगा ये वायरस उस पर इन्वेट करेगा। क्या आप समझ रहे हैं? इसका ये नहीं है कि हम हाथ मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे, हाथ मिला रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% नहीं है। इसमें कोई भी SOP 100% नहीं है। 100% सब एक ही चीज़ है, वो इम्यूनिटी है। आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म वीक है तो ये इन्वेट करेगा। इसके अलावा यही नहीं है, आपकी और भी बीमारियाँ वो भी घर जाएंगी। हमारे यहाँ देखिए पहले TB आम थी, बिल्कुल हमने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया, हमने इम्यूनिटी लोगों की बढ़ाई, हमने डाइटरी सिस्टम को बेहतर किया, हमने सैनिटरी सिस्टम को बेहतर किया। आप देखिए वो TB अब बहुत कम हो गया, डिक्लाइन पे चली गई। इसी तरह बहुत सी बच्चों की बीमारियां, बड़ों की बीमारियां डिक्लाइन पे चली गई। वो इसकी वजह ये थी कि जब हम और आप मजबूत होंगे तो ये बीमारियां भी कमज़ोर जो है लोगों को ही अटैक करती हैं। ये तो ये सबसे बड़ी एक वजह है कोविड-19 की। हमें चाहिए कि हम अपने आप को सेल्फली स्ट्रॉन्ग करें, अपने ख्यालात को स्ट्रॉन्ग करें, अपने अमल को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, इन्नमा अमालुम बिन्नियात है। अगर आपका अमल अच्छा है तो फिर आपका डिफेंस भी अच्छा है, आपकी अंदर की आपकी सेहत जो है, मैं ये कहता हूँ कि रूहानियत से मुनासबत करती है। आपकी रूहानी क़ुव्वत मजबूत है, अंदर से आप मजबूत हैं, तो आप, मैं समझता हूँ इन सबको ओवरकम बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। जी ठीक है। ये जैसे कि आपने बात की कि अगर आपकी अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग है तो आप इससे आराम से फाइट कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आएगी, जैसे कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मैं बात करूँगी बच्चों की जानिब। कहते हैं अमूमन लोग जो है वो घरों में यही तस्वुर करते हैं कि बच्चे जो है वो उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे स्कूल्स अभी बंद कर दिए गए, स्कूल्स को जो है क्लोज कर दिया गया कि इसी वजह से कि पैंडेमिक ना फैले, तो उस पर क्या कहेगी कि बच्चों का इम्यून सिस्टम, रिसर्च क्या कहती है, बच्चों का इम्यून सिस्टम क्या वाकई कमज़ोर होता है या बड़ों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? आप सही कह रही है। देखिए, इनमें 2 किस्म की डिवीजन पाई जाती है। वो बच्चे जो शुरू से मदर फीड पे थे उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फिर प्लस में वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपके अंदर जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसमें इतने कोई मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म कोई नहीं होता, लेकिन जैसी मदर फीट पे आता है
तो वो बच्चा मैकेनिज्म जो उसका स्ट्रांग होना शुरू होता है। आर्टिफिशियल जो मिल्क हैं, जो फीडिंग है, वो उसमें इतना इम्यून सिस्टम डिक्लेयर करते हैं, क्लेम करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उसमें कोई इतनी मजबूत हो कि एक बच्चा जो फीड पर हो उसको वैक्सीनेशन के बगैर वो जो डिफेंसिव मैकेनिज्म उसका स्ट्रांग हो। हमारे यहाँ दो चीज़ें बड़ी तवज्जो है, मदर फीड स्ट्रांग होना चाहिए, वैक्सीनेशन कोई भी हो, जो डीपीटी पोलियोज हैं आपके, चिकन पॉक्स के हैं आपके जो है और दूसरी जितनी भी चीज़ें पाई जाती है, रोटा वायरस की वैक्सीन है, नमूने की वैक्सीन है, ये लाजमी लगानी चाहिए। इसके बगैर इम्यूनाइज आप जब तक नहीं होंगे आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। हम बच्चों को पहले दिन से रिकमेंड करते हैं। आप देखिए हुकूमत की सारी कंपनी ये चल रही है, वैक्सीनेशन, इसके बावजूद जो है बच्चे इफेक्टिव हो रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि वो फिगर बच्चों में नहीं है जो बड़ों में है। इसकी वजह सबसे बड़ी एक है कि बच्चे जो होते हैं वो इतने मोबिलाइज नहीं होते। बच्चे घरों में होते हैं, पेरेंट के आसपास होते हैं, बड़े जो होते हैं वो मोबिलाइज होते हैं। आप इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। अगर आपने अमल किया है SOPs पे, आप जो है होम स्टेट हुए हैं, तो आपकी प्रॉब्लम कम होंगे। बच्चों में इसीलिए कम है कि मदर जो है, जो पेरेंट जो है या स्कूल टीचर है, उनको सेफ रखते हैं, इधर उधर जाने से रोकते हैं, क्राउड में जाने से रोकते हैं। देखिए क्राउड में जाने से क्यों रोकते हैं, इसकी वजह ये नहीं है अगर वहाँ 4 लोग या 10 लोग मौजूद हैं, अगर एक भी उसमें इफेक्टिव बंदा है, अगर उसमें एक भी कोरोना का है, तो वो सांस ले रहा है। ये ज़्यादा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, सांस के ज़रिए फैलता है। ये आपने सांस लिया, आपने स्नीजिंग की, आपने चीख की है, यहाँ तक कि बाद औक़ात तो ये भी हो गया था कि आपने रोए, आंसू निकले, समझे ना, आपके डॉलिंग लग रही हैं, आप थूक रहे हैं, उसमें वायरस आ रहा है। एक वक्त जब ये बहुत ज़्यादा पेंडेमिक हुआ था तो उस पर इसमें भी चीज़ें देखी जा रही थी, मगर अब ये इतना नहीं हुआ, इसलिए कि लोगों ने अपने को मजबूत कर लिया, कोई डाइट से मजबूत कर लिया, कोई जिन्होंने कोई वैक्सीन लगा ली तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत हुआ। अब वो इतने आसानी से वो स्प्रेड नहीं हो रहा था। बच्चे महफूज इसलिए होते हैं कि पेरेंट के जो बच्चे स्कूल गोइंग उनमें हो जाता है। अभी तक न्यू नेट बच्चों में कोई डिक्लेरेशन नहीं आई है। मैंने बड़ी स्टडीज की हैं, ये नहीं हुआ कि न्यूबॉर्न बेबी हुआ और उसको कोविड-19 हो गया, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, बच्चे कम से कम जो हुआ 1 साल की उम्र तक बच्चे हुआ था, ब्रिटेन में डिक्लेयर हुआ था 1-1.5 साल का बच्चा। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन वो कुछ फॉल्स हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ जो है पॉजिटिव हुए हैं। तो हमें देखना चाहिए बच्चों के साथ, जितना आप सैनिटरी, जितना सफाई का ख्याल रखेंगे बच्चों को, आप बच्चों को ये जो हमारे एक सिस्टम है कि आए वहाँ से आए, वो बच्चों को प्यार कर लिया, उधर से कोई आया बच्चों को गोद में ले लिया, ये भी शायद सिलसिला नहीं है। इसलिए हो सकता है कि जो आ रहा है आपको तो अननोन पता नहीं होगा, लेकिन उसको इन्फेक्टेड हो, वो आपके लिप्स के थ्रू बच्चों को फैल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन बातों में केयर करना चाहिए। डॉक्टर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कोविड का दौर आप देख रही हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह, एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट, कहते हैं कि इंसान की नफ्सियात से खेलता है बेसिकली। अब पैंडेमिक का जब दौर आया तो स्टार्टिंग के अंदर तो बड़ी जो है ना गहमा गहमी मच गई कि भाई पैंडेमिक है और सब जो है वो मर जाएंगे और वबा फैल गई है, इस तरीके के बड़े रूमर्स हमने क्रिएट होते हुए देखे। लोगों की साइकी बड़ी अजीब हो गई कि घरों में कैद हो गया, और वो इस वजह से भी क्योंकि वो फर्स्ट वेव थी और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि उससे हमें SOPs के साथ कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो आप क्या देख रही थी कि पहली वेव के अंदर, दूसरी वेव के अंदर, फिर तीसरी आई और अब 4th वेव है, किस तरह के लोगों के माइंडसेट्स को आप देखती हैं कि वो इस SOPs के साथ कैसे इस कोविड से लड़ सकते हैं? ओके, जहाँ तक बात है माइंडसेट की, तो स्टिल अभी भी जो एक चीज़ है वो स्टिल देखने में आ रही है कि पीपल आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि उन्हें वैक्सीन की तरफ जाना है या नहीं, या इधर ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। सो ये एक माइंडसेट अभी भी प्रिवेल कर रहा है, एंड जब तक इस माइंडसेट के साथ वो फाइट नहीं करेंगे या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अडेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अडेप्ट नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के साथ। जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं लाते हैं किसी चीज़ की, तब तक आप उस चीज़ को सही तरीके से डिफेंस नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। सो पहले जो एक माइंडसेट प्रिवेल कर रहा था एक पर्टिकुलर क्लास में कि पेंडेमिक नहीं है, सो SOPs वगैरह फॉलो करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, अब अगर देखें तो वो थोड़ा सा जनरल होता चला जा रहा है। बिकॉज जिस तरह से ऑन एंड ऑफ लॉकडाउन लग रहा है और अपलिफ्ट भी होता है, तो SOPs इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए जा रहे जितने कि एक टाइम पर सीरियसली उन्हें फॉलो किया जा रहा था। सो एक चीज़ तो ये है कि अभी भी एक्सेप्टेंस का इशू है। सेकंड थिंग इज़ दिस कि जब भी किसी चीज़ के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की बात की जाती है तो उसके लिए अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अडेप्टेशन में सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज़ से एक्सपोज किया जाता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका दिमाग उस चीज़ के साथ सेटल डाउन होने की कोशिश करता है, जिसमें कि सबसे पहले आपकी रूटीन सेटल होना ज़रूरी होती है।
ठीक है। अब जहाँ पर पेंडेमिक की बात आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना वर्क स्टाइल चेंज करना है, अपनी पेरेंटिंग का स्टाइल चेंज करना है। बहुत सारे इश्यूज जैसे आप बच्चों से रिलेटेड डिस्कस कर रही हैं अभी डॉक्टर साहब से, तो जब पेरेंट्स में से किसी को बच्चा अफेक्टेड देखता है तो उस पर भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका आता है। ऑल्दो हो सकता है पेरेंट्स में से कोई एक कैरियर हो कोविड का, ठीक है, उस वक्त उन्हें पता नहीं है, बट जैसे ही उन्हें पता चल जाए, कुछ सिम्टम्स उन्हें ऐसे लग रहे हैं जो कि अलार्मिंग हो सकते हैं, तो उस टाइम पर आइसोलेशन एकदम से करना पेरेंट्स के लिए भी चैलेंजिंग है और बच्चे के लिए भी चैलेंजिंग है इटसेल्फ। बट प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर बहुत इनिशियली ही ले ली जाएं तो उस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले ही मेंशन कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इंसान के साथ आपका कांटेक्ट हो फ़ौरन से आप जो हैं उस चीज़ को कांटेक्ट कर लेंगे कोविड को। जो मेन चीज़ है दैट इज़ इम्यूनिटी, ठीक है। सो बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे पहले तो आपको बच्चों में वो आदतें इंस्टिल भी करनी है। बच्चे हमेशा आपको फॉलो करते हैं। सो अगर आप खुद सैनिटाइजेशन और हर एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं और बच्चे को भी प्ले के थ्रू उस चीज़ को लर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं, सो बच्चा अगर देखें तो एक तरह से सेफ साइड पर खुद ही जाने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं जब एक चीज़ को सीखते हैं तो उसको अपना रिचुअल भी बनाते हैं, उसकी आदत अपने अंदर इंस्टॉल करने के लिए उसको बार बार रिपीट करते हैं। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले बीइंग एन एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की लें कि हाँ हमें इसे एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को चेंज करना है, और तभी फिर आप बच्चों के लिए भी एक सही रोल मॉडल बन सकते हैं कि वो चीज़ उनमें ट्रांसफ़र ना हो। एंड देन डेफिनेटली अगर पेरेंट्स में से कोई एक कैरियर है तो बच्चे पर उसके कुछ इफेक्ट्स तो आएंगे, क्योंकि आप पहले बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और फिर आपको आइसोलेशन का पीरियड अगर प्रिस्क्राइब किया जाएगा डॉक्टर की तरफ से तो वो ईजी नहीं होगा, ना ही बच्चे के लिए ना ही पेरेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स के लिए भी ईजी नहीं है और बच्चों के लिए भी ईजी नहीं है, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि ह्यूमन साइकी क्या कहती है। ह्यूमन साइकी, आज भी मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि अभी भी मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो कि कहते हैं वैक्सीनेशन हमने नहीं करवानी। वैक्सीनेशन से वही जो रूमर्स आजकल क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो या वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रूमर्स क्रिएट हो रहे हैं कि 2 साल में आप मर जाएंगे वैक्सीन लगवाएंगे तो, और वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट्स निकल रहे हैं, वैक्सीन के वो साइड इफेक्ट्स निकल रहे हैं, तो आवाम जो है वो बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। साइकी उनकी ये कहती है कि नहीं भाई, इससे बेहतर है कि हम वैसे मर जाएं लेकिन वैक्सीन ना लगवाएं। तो उनका ये है कि ये साइकी के अंडर के अंदर आप किस तरीके से जज करती हैं लोगों को और किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने का मशवरा देती हैं? अच्छा, यहाँ पर अगेन एक कल्चरल वेरिएबल है, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि यहाँ पर वो है ना बच्चे को हक करना है, कुछ कल्चरल हमारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं। अगेन ये इस तरह के र्यूमर्स स्प्रेड करना ये भी हमारे कल्चरल वेरिएबल के साथ ही एसोसिएटेड हो चुका है समहाउ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये कि जब भी कल्चरल चीज़ें हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती हैं तो चैलेंजिंग तो वो होती हैं। मैं हमेशा जब भी क्लाइंट्स इस तरह के आते हैं या इस तरह की क्वेरीज वगैरह एक्सप्रेस कर रहे होते हैं किसी भी डिसऑर्डर के साथ जब वो आते हैं, तो हमेशा उन्हें ये कहती है इंसानी दिमाग जो है हमेशा लॉजिक को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो गो फॉर द लॉजिक एंड गो फॉर द स्टडी। आप ऑनलाइन उन चीज़ों के ऊपर तो बिलीव कर रहे हैं जो कि एक ऐसा इंसान स्प्रेड कर रहा है जो कि क्वालिफाइड नहीं है। सो आपको लॉजिकली जब किसी चीज़ को कन्फ्रंट करना है या अडेप्टेशन की तरफ जाना है तो आपको उसके ऊपर जो पब्लिश्ड रिसर्चेज हैं उनके ऊपर आप स्टडी की तरफ जाओ। एंड देन उसके बाद आप जब स्टडी कर लें उस चीज़ को तो आप देखें कि वैक्सीन का अगर इतना ज़्यादा नुकसान होता तो अब तक तो आई थिंक वैक्सीन को किए आए हुए 1 साल होने ही वाला है या कुछ महीने काफ़ी ज़्यादा हो ही चुके हैं, तो उसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स नज़र आ चुके होते हैं। हमारा दिमाग जो है ना कुछ इवेंट्स को पेयर अप करके फिर ही लर्निंग को फोस्टर करता है। अब अगर देखें तो इवन जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है, जो अवेयर पॉपुलेशन है, उनमें भी ये चीज़ देखी गई है कि डेथ इज़ नेवर प्रिस्क्राइब्ड। अगर उन्होंने कुछ ऐसे इवेंट्स देखे हैं कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई है और बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन या एनी अदर रीजन अगर किसी की डेथ हो गई है तो उन्होंने समहाउ उसको उसके साथ एसोसिएट कर लिया है कि वैक्सीन लगी है तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। बट ऐसा नहीं है, डेथ के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे कि उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये चीज़ वेरीफाई हो रही हो कि वो वैक्सीन की वजह से ही हुआ है। सो हमेशा अपने इस तरह की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए रिसर्चेस की तरफ जाएं और स्टडी की तरफ जाएं। सो वैक्सीन किसी भी चीज़ की जब भी डेवलप होती है उससे
उसको लेकर हमारी सोसाइटी में र्यूमर्स स्प्रेड किए जाते हैं। अगर हम बात करें पोलियो की, तो अभी भी उसकी वैक्सीन से रिलेटेड स्टिल हम र्यूमर्स हैं, और पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर आई थिंक अभी भी पोलियो रहता है, अदरवाइज पूरी दुनिया से ये ऑब्सोलीट हो चुका है। सो उसका एक रीज़न यही है कि हम बहुत सारी फॉल्स इस तरह की र्यूमर्स के ऊपर बिलीव कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी वही वाली बात जो मैंने उम्मे हरम से की, वही वैक्सीन की बात आपसे करूँगी। जो पैंडेमिक का दौर है, वैक्सीन जो है वो लगवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसीज़ भी यही है कि जब तक आप वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक आप किसी भी इदारे में, या आप एम्प्लॉय हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो तब भी आप जो है वो वहाँ पर जाके जॉब नहीं कर सकते जब तक आपके पास वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट ना हो। तो वैक्सीन तो एक आपकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो हुकूमत ने निकाली है कि इसको आपने लगवाना लाजमी है, लेकिन अवाम, वही वाली बात है कि अवाम, बहुत सारी मेजॉरिटी ऐसी है कि अवाम कहती है कि नहीं, वैक्सीन हमें जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। यानी पैंडेमिक का दौर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या इर्द गिर्द के लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वैक्सीन उनको नुकसान पहुंचाएगी। तो इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरी जो मैं जवाब दे रहा हूँ बहुत तवज्जो तलब है ये। देखिए, रहमानियत के साथ शैतानियत भी मौजूद है। हमें ये सोचना चाहिए कि जब एक चीज़ का इलाज नहीं है हमारे पास, तो उसका प्रोटेक्शन जो है वो प्रोफाइलेक्टिक है, यानी वैक्सीन। हमारे पर वैक्सीन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैं बिल्कुल बेदरे की ये बात कर रहा हूँ, किसी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है मुझ पर, मैं ऐसे डॉक्टर बात कर रहा हूँ। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप वैक्सीन लगाएं। अब ये जो हुकूमत की जो पॉलिसी आ रही है कि वो ज़बरदस्ती लगवाएं, असल में वो भी पैनिक में है। वो चाहती है कि अपने आवाम को जल्दी सेव कर ले, तो उसने सही तरीके से कन्वे तो नहीं किया। अगर वो कन्वे कर दें कि भाई ये बेटा ये ज़रूरी है, ये तो हर आदमी कराएगा, बजाय इसके कि आप उसके NIC मनसूख कर दें या सैलरियाँ रोक दें। हम पॉजिटिव तरीके से इसको जो है प्रोपेगेट कर सकते हैं, और ये वैक्सीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो हमारे पास जो वैक्सीन आई है, देखिए ये जल्दी आ गई, तो इसलिए इसमें थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट हुए ना, कुछ शक्कों के शुबात आ गए। एक चीज़ के लिए रिसर्च चाहिए होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काम जो है इमरजेंसी बेसिस पे हुए थे, और ये बिल्कुल सही हुए हैं। मैंने खुद वैक्सीन लगाई है, दोनों वैक्सीन मैंने लगाई है, मेरी फैमिली ने लगाई है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र था। हालांकि मैं एज वाइज भी जो है वो रिस्क पे था, मुझे कुछ नहीं हुआ, और बहुत से लोगों को कुछ लोगों को वाक़यात हुए हैं। मैं बताएं, मुझे ये बताएं कि कौन सी 100% चीज़ है जो अभी तक जो है कम्प्लीट हुई है? कोई चीज़ 100% रिजल्ट नहीं देती है। क्यों डरता है? वैसे ही है, कोई भी चीज़ हो 100% किसी के भी रिजल्ट नहीं है, 90% या 91%। हर चीज़ रिस्क पर बेस है ना। बिल्कुल। अब वो 10% है, उनमें तो रिस्क होगा ना। अब मिसाल का तो मैं बताऊं, जिनकी कुछ डेथ हुई, मैं ऐसी इशारतन बता रहा हूँ, जिनकी डेथ, उनकी कैसे डेथ हुई? वो हाइपरटेंसिव थे, वो उनका हाइपरटेंशन, उनका ब्लड प्रेशर हाई ग्रेड पर अब 200 हो गया था, सोच के। या अब उन्होंने जाके सही तरह चेक नहीं हुआ। ये यहाँ थोड़ा सा जो है समझिए कि ड्रॉबैक हुआ कि हमारे डॉक्टर्स को चाहिए, जो हेल्थ में बैठे हैं या जो फैमिली फिजिशियन है, उनको चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को सही तरह चेक करके भेजें। आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए, कार्डिक प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, आपको गैस्ट्रो का कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इसमें न्यूरोलॉजिकल कुछ सिम्टम आती हैं, सिम्टम साइन डेवलप होती हैं। मतलब बहुत हल्की फुल्की नींद आ रही है, सुस्ती हो गई है, ये नेचुरल है। भूख नहीं लग रही, आप वैक्सीन लेके आके आप 4 घंटे सो गए, तो आप अपने आप को डेवलप रख रहे हैं ना। कोई भी चीज़ आपके बॉडी में जा रही है, इतनी अहम जा रही है, तो अब ये तो चीज़ें होंगी, लेकिन इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि ब्लड प्रेशर शूट कर गया एकदम। उन्हीं को करेगा जिनका ऑलरेडी था। आप पहले से वैक्सीन लें, अपने को तैयार करें, है ना। मैं हाइपरटेंशन पेशेंट था, मैंने पहले जब मेरा डेट आ गई तो मैं 3 दिन पहले से मैंने अपने को बिल्कुल अपडेट किया, बिल्कुल एक्यूरेसी पे लेके आ गया। मैं वहाँ जाके मैंने अपना चेकअप किया, मैंने वहाँ, हालांकि मैंने कहा मैं डॉक्टर आप मेरा चेकअप कर लें, ब्लड प्रेशर ये वो सर आप बिल्कुल ओके। आप यकीन कर लें कि 1% भी कुछ नहीं हुआ, ना नींद आई ना कुछ आई। इसकी वजह क्या है? हमने आप इतना कॉन्शियस होके क्यों नहीं जा रहे हैं? आप इसको इतना नेग्लिजेंस क्यों कर रहे हैं आप? तो मैं ये कहता हूँ वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो। जहाँ पर ये कि भाई उसके ड्रॉबैक हैं कि उससे डेथ हो गई है या वो 2 साल में हो जाएगा। देखिए पोलियो कितनी अहम बीमारी है, उसके खिलाफ भी लोगों ने फतवे दे दिए। तो मैंने बताया था कि शैतानी तो हमारे साथ है। तो हमें इन चीज़ों को गौर करना चाहिए कि जो चीज़ है हमें उसके अलावा, इस वक्त वैक्सीन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन सिर्फ आपकी डाइट है। अपनी डाइट को बेहतर करें। अपने पास जो आपके जो प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या बच्चों में कोई बीमारी है, या कोलरा हो रहा है, या टाइफाइड हो रहा है, या मीजल हो रहा है बच्चों में, आप उन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाएं।
आप ये नहीं कि भाई बच्चों को फीवर हो रहा है और आपने जाके जो है आपने कहा वैक्सीन लगा ले, तो फिर तो वो अपना इफेक्ट तो करेगी ना, क्योंकि ये एंटीबॉडी रिएक्शन है ये, तो वो तो डेवलप होगा अंदर। तो हमें बहुत सोच समझ के हम ये इस वक्त ये इस हवाले से 2 मैसेज में देना चाह रहा हूँ कि जो भी वैक्सीन मिल जाए, एक तो कंसेप्ट कर ले कि वैक्सीन हमने लगानी है, दूसरा पहले वो अपने डॉक्टर के पास जाए और जाके वो बच्चा हो बड़ा कोई कहे कि सर मुझे वैक्सीन के लिए जाना है, क्या करना है, कौन सी वैक्सीन लगानी है, हम उसको बता देंगे कि इसके हिसाब से तुम्हारी ये वैक्सीन बेहतर है, इस दिन लगवा सकते हो जाके, ये तुम क्लियर है। फिर वहाँ के डॉक्टर बैठे हुए आप उनको बताएं कि मैंने अपने डॉक्टर से भी चेक किया, आप भी देखें। अगर वो डॉक्टर ये कह रहा है कि बेटा आप नहीं लगा सकते, या उनसे कह रहा है कि आप आज वैक्सीन नहीं लगाए, तो आप नहीं लगाएं, आप चले जाएं, ये उनको इंसिस्ट नहीं करें कि नहीं ना हमारे पास टाइम नहीं है, हमें भी लगवा दें। आपने फ़ोन करा दिया ऊपर से कि भाई इसको लगा दो, या ये गलत रॉन्ग वे, फिर तो वो साइड इफेक्ट तो आएंगे। तो आप सिंसियरली जो है वैक्सीन को एक्सेप्ट करें, मैं समझता हूँ ये बेहतर है। ठीक है, सिंसियरली वैक्सीन को एक्सेप्ट इसी वजह से ही करना है क्योंकि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो ही आप महफूज रह सकेंगे, और अगर आप अपने लिए नहीं लगवा रहे तो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए लगवाएं, अपने प्यारों के लिए लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेटेड होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप वैक्सीनेटेड होंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग भी जो है वो महफूज रहेंगे। ब्रेक पे जा रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊँगी और उसके बाद इसी तरह गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर कि पैंडमिक की सिचुएशन के अंदर आवाम को फेस किस किस तरीके से करना है, वैक्सीन किस तरह से लगवानी है और वैक्सीन लगवाना क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि आप वैक्सीन लगवाएंगे, बार बार यही मैसेज आपको डिलीवर करने का मकसद ये है कि आप वैक्सीनेटेड हों, क्योंकि आप वैक्सीन लगवाएंगे तो ही खुद को महफूज कर सकेंगे और दूसरों को भी महफूज कर सकेंगे। डॉक्टर मैं आपकी तरफ आऊँगी, मैं वही वाली बात है कि ह्यूमन साइकी आपकी तरफ, तो बेसिकली मैं खेलना ही इसी बात पे चाह रही हूँ क्योंकि आवाम जो है ना हमारी बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहती है। कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ हो, बड़ी जल्दी पैनिक कर जाती है आवाम। जैसे पैंडेमिक की सिचुएशन आई तब भी बड़ी जल्दी पैनिक कर गई, उसके बाद जो है अब वैक्सीन की सिचुएशन आ रही है तब भी बड़ी जल्दी पैनिक कर रही है। इसी तरीके से एक्सपो सेंटर की मैं बात करूँ या दीगर इदारों की बात करूँ जहाँ पर वैक्सीन लग रही है। अब वैक्सीन तो लग रही है लेकिन वैक्सीन की इतनी सारी टाइप्स हैं और इतनी सारी टाइप्स में आवाम के बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाती है। वहाँ पर वो जाते हैं तो कहते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी एक मेन्यू कार्ड की तरह पेश कर दिया जाता है। अब वो पेश तो कर दिया जाता है, अब आवाम को तो नहीं पता ना, आवाम जो है वो इस तरह से इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर रिसर्च रखती है या ज़्यादातर इन चीज़ों के ऊपर मोस्टली जो ऑडियंस होती है वो हमारी नहीं इस चीज़ पर आती। तो उस पर क्या कहेंगी कि किस तरह से ये चीज़ तरीका ठीक है कि आवाम को जो है वो इस तरीके से गुमराह करना कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है, ये वाली लगवा रही है, ये ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्या कहेंगी इस पर? ओके, अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जब आप एक इंसान को चॉइसेस बहुत सारी दे देते हैं तो कन्फ्यूजन की तरफ तो वो जाता है, बट वन हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि उसे वैक्सीनेशन की तरफ जाना है तो उसे जो भी वैक्सीन उस वक्त अवेलेबल है उसके लिए और जो उसे मोस्ट सूटेबल लग रही है, जिसके बारे में उसने एक्चुअली अच्छे रिजल्ट्स के बारे में सुना है, तो उसको उसकी तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है एडवर्स इफेक्ट्स उसके आएंगे, बट उन एडवर्स इफेक्ट्स को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है जिसने अगेन ह्यूमन साइकी को अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हो गए हैं अगेन कि वैक्सीन के बाद भी हमें जो है, वैक्सीन से पहले तो हम बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद हमें ये साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, फीवर हुआ है, बॉडी एक स्टार्ट हो गया है एंड ऑल, स्लगिशनेस भी फील हुई है। सो आपकी बॉडी में पहले उस चीज़ को लेकर एक इम्यूनिटी डेवलप नहीं थी, अब बॉडी उस चीज़ को लेकर रेजिस्ट करेगी। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, फिर चाहे आप किसी भी वैक्सीन की तरफ जाते हो। और इवन ये कि हर एक इंसान की बॉडी अलग है, ठीक है, हर किसी इंसान का डिफेंस सिस्टम और इम्यून सिस्टम अलग है। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक स्पेसिफिक वैक्सीन ने आपके जानने वाले इंसान के ऊपर कोई रिएक्शन शो नहीं किया, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी वैसा ही हो। सो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड थिंग इज दिस कि जब इस तरह से ऑप्शंस दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से, तो आई थिंक फिर लोग ज़्यादा अपनी किसी एक सिलेक्टिव चीज़ को ऑप्ट करने की तरफ जाएंगे। तो आई थिंक सबसे पहले तो इस सिलेक्शन को थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए, ठीक है, ताकि पहले ही मैंशनड हो कि ये वैक्सीन अवेलेबल है और यही चीज़ लग रही है, तो शायद उस चीज़ की एक्सेप्टेंस भी आ जाएगी। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि हाँ, कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन्स को लेकर र्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो इफ़ेक्टिव नहीं हैं, और कुछ 3 ऐसी क्लासेस हैं, कैटेगरीज़ हैं वैक्सीन्स की जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव समझी जा रही हैं। तो लोग एक्चुअली ऑप्ट करना चाह रहे हैं बेहतर चीज़ को ही। सो
इस चीज़ को भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को अपने लेवल पर क्लियर करने की ज़रूरत है कि ये क्लासिफिकेशन किस वजह से बनाई गई है और क्या वाकई ये चीज़ है ऐसी, क्योंकि ये र्यूमर्स तो हैं बट अभी तक उसको लेकर कोई एक क्लियर स्टेटमेंट सामने नहीं आई है उसकी इफेक्टिवनेस को लेकर या उसके डिसएडवांटेजेस वगैरह को लेकर कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन्स को, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज दिस कि आप अगर किसी इंसान को उसके साइड इफेक्ट्स आ भी रहे हैं तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करते हुए उसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके स्प्रेड मत करें, क्योंकि फिर दूसरे इंसान उसकी वजह से लिमिट हो रहे हैं, अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं अगेन वैक्सीन को ऑप्ट करने की तरफ से। ठीक है, ये सवाल तो था वैक्सीनेशन की तरफ कि वैक्सीन की चॉइसेस बहुत ज़्यादा दे दी जाती हैं, लेकिन दूसरी जाने मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में होती हैं और उस कंडीशन के अंदर अगर उन्हें कोविड-19 हो जाए, एक तो उनके अंदर एक बेबी होता है और वो पल रहा होता है और वो उसी टेंशन और उसी कश्मकश का शिकार होती हैं कि मैं इफेक्टेड हूँ तो कहीं मेरा बेबी इफेक्टेड ना हो जाए। तो ये सवाल करने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत सारी ख़वातीन जो है वो इस कश्मकश का शिकार होंगी, बहुत सारी ख़वातीन जो है वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रही होंगी, तो ज़रा इस पर रोशनी डालें कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, प्रेगनेंसी में एंशियस होना इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आपके आ रहे होते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके मूड काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होती हैं और आपकी मेंटल स्टेट भी बहुत दफ़ा इजीली एंशियस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को लाइट सा फीवर हो रहा है उसको लेकर बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर को लेकर विजिलेंट होना भी पड़ता है। इट्स अ गुड थिंग कि आप जो है केयर की तरफ ऑप्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अच्छी हेल्थ में ही रहें बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। बिकॉज एक्चुअली जब फीवर होता है तो हाई ग्रेड फीवर खुदा न खास्ता अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को होता है तो उसके फीटस पर बहुत सिवियर इफेक्ट्स बहुत कुछ केसेस में देखे गए हैं। सो नो वन वांट्स टू फेस दैट थिंग। तो अपने टेम्परेचर को लेकर विजिलेंट रहना इज़ अ गुड थिंग, बट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सवार कर लेना अपने सर पर, वो उसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि आप अगेन फिर आपकी बॉडी जो है ना रेजिस्ट करेगी, अडेप्ट नहीं कर रही होगी चेंज को लेकर। तो इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए? अच्छा, इसमें ये करना है कि आपको इमीडिएटली हर एक जगह पर ये चीज़ मेंशन्ड होती है और हर एक जगह पर इवन आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये रेफर कर रही होती है कि किसी किस्म का कोई चेंज आप समझते हो जो कि थोड़ा सा अलार्मिंग है, फ़ौरन से आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर को। जिस कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट है आपकी, जिस पे फिजिशियन, अगर गायनेकोलॉजिस्ट उस वक्त अवेलेबल नहीं है, किसी फिजिशियन के पास चले जाएं, बिकॉज इमीडिएटली अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोविड को लेकर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो सबसे पहला जो एक दिमाग में थॉट आता है वो फीवर को लेकर ही आता है, बिकॉज कफ का एज सच कोई इफेक्ट नहीं देखा जाता फीटस के ऊपर, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। फ्लू वगैरह भी अक्सर औकात हो जाता है, वो मैनेजेबल होता है, बट जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम है कोविड का दैट इज़ फीवर। तो फीवर जो है अलार्मिंग होता है और इसके काफ़ी ज़्यादा को इफेक्ट कर सकता है, और क्योंकि कुछ रिसर्च से शो करती है हाई ग्रेड फीवर जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसके खुदा न खास्ता कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ज़्यादा उसको क्लियर तरीके से बता सकते हैं बिकॉज ही इज़ द चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सो एंशियसनेस उस वक्त जो है आपकी बिल्कुल वैलिड होती है, बट उस एंशियसनेस को अगर आप मज़ीद अपने थॉट्स में ही इंडल्ज होकर आप उसी स्टेट में रहेंगे तो उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होगा। आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। सो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हुए फ़ौरन से आपको अपने डॉक्टर की तरफ कंसल्ट करना। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। एक जो है बहुत ही अलार्मिंग सा क्वेश्चन कहूँ या अलर्ट क्वेश्चन कहूँ कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर, मैंने अमूमन देखा है जितनी भी डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं या जितने भी डॉक्टर्स जो हैं वो इन पैंडेमिक की सिचुएशंस के अंदर जो फाइट कर रहे हैं और जो हमारे ज़ाहिर रियल हीरोज़ हैं और ये जो फाइट कर रहे हैं और ये जितने भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए आवाम को अवेयर करने के लिए या क्या क्या हमारे पास केसेस आ रहे हैं या किस किस तरीके से हम उस तरह से लड़ रहे हैं या अस्पतालों की कंडीशंस कैसी है, हॉस्पिटल्स में हम क्या क्या फेस करें, तो उस सिचुएशन के अंदर मैंने हमेशा देखा है कि हुकूमत के साथ डॉक्टर्स के बड़े जो है ना स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं। यानी अगर हुकूमत कह रही है कि लॉकडाउन की तरफ जाना है तो डॉक्टर्स उस पर पूरे आमादा होते हैं कि ठीक है लॉकडाउन की तरफ हम जाएंगे और कम्प्लीटली हमें लॉकडाउन करना है। तो ये डॉक्टर्स को मैंने किसी भी डॉक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आज तक ये नहीं सुना कि आप लॉकडाउन की तरफ ना जाएं, आप आवाम को SOPs देते हैं, क्योंकि देखिए हर सेक्टर इस चीज़ से वाबस्ता है। हर सेक्टर जो है वो इससे लिंक करता है, चाहे वो ताजिर बरादरी हो, चाहे वो दीगर सेक्टर्स हो, एजुकेशन सेक्टर्स हो या जितने भी हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो सब इससे रिलेट करती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ये ऑप्शन बेटर है क्योंकि तमाम लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है इन चीज़ों से, क्या SOPs के साथ हम नॉर्मलाइज ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? देखिए अगेन वेरी गुड क्वेश्चन।
इससे पहले थोड़ा सा मुख्तसर मैं प्रेगनेंसी वाले का ज़रा दे दूँ ऐसे डॉक्टर। देखिए ये जो कोविड-19 है अभी तक ये कोई प्रूफ नहीं हुआ कि ये कोई प्लासेंटा जो है बॉडी में फीमेल में जो होता है वो प्लासेंटा क्रॉस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फीटस तक यानी बच्चे तक नहीं पहुंच सकता, तो ये बाहर ही होता है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फीवर होता है, असल में जो मेन प्रॉब्लम सांस का होता है, डिस्निया होता है, हमें ब्रेथलेसनेस होती है। तो वो जो सांस है वो बच्चे को नहीं माँ को हो रही होती है यानी और लोगों को हो रही होती है लंग्स से, क्योंकि इसका जो वायरस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो नेजल के थ्रू थ्रोट में जाता है। थ्रोट में थोड़ी देर 2-3 दिन स्टे करता है ये, फिर वहाँ से लंग्स में चला जाता है। जब ये लंग्स में चला गया तो खुद कुछ नहीं करता, ये कॉज कर देता, नमूनिया कॉज कर देता है। और नमूनिया ऐसा कर देता है कि बंदे की मतलब सांस बिल्कुल बेबस हो जाती है लेना, डिजनिक सीवियर डिजनिक हो जाता है। इसकी भी एक तोड़ है कि अगर आप रेस्ट पर होंगे तो सांस आपकी बहाल होगी, आप चलेंगे तो सांस होगा आपको। तो हमें इसका जो ऑल्टरनेट है वो ऑक्सीजन होता है। कोई भी हो, वो प्रेग्नेंट लेडी हो, नॉन प्रेग्नेंट लेडी हो, ओल्ड हो, बच्चा हो, ऑक्सीजन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। ये हो गया। फिर बाद में टेस्ट हो, तो मैंने इसमें इजाफा कर दिया कि प्रेगनेंसी में कोई इतना ये डेंजरस नहीं है, हमें वही SOPs और रेजिमेंट फॉलो करना है जो आम लोगों का होता है। सिर्फ ये कि उसमें केयर करना है, उनको ज़्यादा मोबिलाइज नहीं होना, क्योंकि प्रेगनेंसी की स्टेज है, शुरू फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड है, थर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हमें डील करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं आपका। देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम मुल्क में क्रिएट होता है तो हुकूमत का डायरेक्ट ताल्लुक आवाम से हो जाता है, और आवाम में ऐसी चीज़ जो डॉक्टर से रिलेटेड हो तो इनको मिल बैठना चाहिए एक टेबल पे। जबकि मैंने देखा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि आपकी जो इकोनॉमीज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी आप और हम, ये उनको हुकूमत को सोचना चाहिए कि आप और हम खाएंगे कहाँ से। अगर हम एक चीज़ लॉक डाल दें, आपको मैंने मना कर दिया कि बाहर ना जाएं, तो आप जब बाहर नहीं जाएंगे तो यहाँ सप्लाई फूड कौन करेगा। देखिए पिछली दिनों एक बहुत खूबसूरत मिसाल, पहले तो चाइना की बाहर की मुल्कों की थी, जहाँ लॉकडाउन होता था वहाँ पूरी सप्लाई की जाती थी, फूड से लेके तमाम चीज़ें जो थी, वो जो NGOs थी, जो हुकूमत के इदारे थे, वो सप्लाई करते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी घर में, पूरे महीने का राशन उनको मिल रहा था, दवाइयाँ मिल रही हैं, मेडिकल केयर, फ़ोन किया, मोबाइल सर्विस आई, दे के चली गई, ये होता था। हमारे मुल्क में भी शुरू में मैंने देखा था कि गोजनवाला एक शहर था, वहाँ पे एक पुलिस अफसर ने ये काम किया था, उसने लॉकडाउन किया इलाके में और उस इलाके के लोगों को सारी सप्लाई की, जो फूड था ये किया। आप सीधा सीधा ये काम करें, आप लॉकडाउन करें, आप लोगों को सप्लाई दें, आप उनको खाना प्रोवाइड करें, आप उनको चीज़ें प्रोवाइड करें। अगर वो बेरोजगार हैं जितने दिन तक, आप उनको रोजगार दें, उनको हम एग्री हैं, सारे लॉकडाउन तैयार करने तैयार है। चलिए आपकी बात दुरुस्त है। अब मैं आऊँगी ज़रा एक डिफरेंट किस्म का जो अब वायरस जो है वो हमारे पास गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है इर्द गिर्द, वो है डेल्टा वेरिएंट। लोग समझ रहे हैं कि कोविड-19 जो है वो बिल्कुल डेल्टा वेरिएंट कोविड की ही एक टाइप है, और उसके मुताबिक वो आवाम की साइकी ये कहती है कि ये जो है नॉर्मल जैसे कोविड की सिचुएशन है वैसे ही डेल्टा भी है, इससे पहले भी दूसरे भी आए, वो भी गुजर गए, डेल्टा भी गुजर जाएगा। लेकिन हमने देखा अमूमन जो आदाद व शुमार हमारे पास आई, डेल्टा ने काफ़ी तबाही मचाई, और डेल्टा जो है वो एज़ कम्पेयर टू कोविड बड़ा ज़्यादा जो है वो नुकसान दे रहा है आवाम को। तो इस पर ज़रा बात करेंगे हम। हाँ देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये जो कोविड-19 था 4 किस्मों का था। शुरू में आ गया था, मैंने एक शुरू के लेक्चर में भी बताया था, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, जब ना, तो ये आखिरी जो किस्म थी ये डेल्टा वायरस की थी, इसने आना ही था। ये इसने हर सूरत में, देखिए ये नाम रेडिएशन पे रखे गए थे तो ज़रा डाउटफुल हो गए, हम इसको ये यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। हम ये देखना है कि ये डेल्टा कैसे चेंज है। इसमें चेंज ये हुआ कि ये डायरेक्ट अटैक करता है, यानी पहले वायरस जितने भी आते थे नोज के थ्रू गए, जैसे मैंने बताया था, गले में आके बैठ गए, पे वहाँ चले, ये ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट गया लंग्स में चला गया। अब आपको जो लंग्स में जाएगा तो आपको कोई फीवर नहीं होगा, आपकी कोई नाक बंद नहीं होगी, आपको कोई फ्लू नहीं हुआ, डायरेक्ट सांस बंद हो रही है, डायरेक्ट आपको डिस्निया हो रहा है। अब जब डायरेक्ट हो रहा है तो ये बड़ा पजल हो गया कि भाई ये क्या हो गया। जब तक आप डॉक्टर तक पहुँचते हैं, इवन आपकी इतना एक्सट्रीम इसका सफ़र होता है कि ये विद इन 12 आवर to 21 डेथ कर देता है। सही। लास्ट मिनट हमारे पास रह गए प्रोग्राम के, लास्ट मैसेज आप दोनों से लेना चाहूँगी। डॉक्टर मैं आपसे भी लेना चाहूँगी कि किस तरीके से आवाम को अवेयर करेंगी कि वैक्सीन करवाएं, और किस तरीके से इन तमाम पैंडेमिक की सिचुएशन से लड़ा जा सकता है।
ओके, इफ़ यू वांट टू गो बैक टू द नॉर्मल रूटीन ऑफ योर लाइफ, तो उसका एक सिंपलेस्ट सा वे ये है वैक्सीन। और किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आती है, कोई भी वायरस वगैरह, तो उसका कोई ना कोई इलाज ही सबसे पहले ढूंढा जाता है ताकि ज़िंदगी को नॉर्मल स्पीड की तरफ वापस लेकर आया जा सके। सो वैक्सीन इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर ज़िंदगी को दोबारा एक्चुअली आप अपना ट्रैवल वगैरह नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं या दूसरी अपनी ज़िंदगी के काम वगैरह नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, सो इस वजह से वैक्सीन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस कि इस चीज़ को लेकर सिर्फ अगर एंशियस रहेंगे, अपने थॉट्स में इंडल्ज रहेंगे, तो ये चीज़ वहीं पर एग्जिस्ट करती रहेगी। सो बी वेरी माइंडफुल। जी, इसमें देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो हुकूमत के SOP उसको फॉलो करें। हुकूमत को चाहिए कि आवाम की इकोनॉमिक स्टेटस को भी देखें। सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपसे मैं पूरा इस बारे में दोबारा से सारा जो है डिस्कशन करूंगी कि डेल्टा से किस तरीके से हमें लड़ना है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आऊंगी और इसके